साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सबका मैं यहाँ इतनी दूर से आप तमाम लोग आए हैं, बड़े भारी कष्ट सहे होंगे, आपने अपना समय निकाला है। इस सब के लिए आपका अभिनंदन, वंदन, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आदरणीय महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ जी, रामदेव गौतम जी, कुंदन विश्वकर्मा जी और बहुत सारे साथी दूर दराज से यहाँ आए हुए हैं। विकास त्रिपाठी जी कानपुर से आए हुए हैं, गुलशन कुमार जी चंडीगढ़ से आए हुए हैं, रामकिशन जी आए हैं, हमारे रमेश जी आए हुए हैं, लखनऊ से, महाराष्ट्र से वर्षा लांडे जी आई हुई हैं और शायद तरनजीत कौर बहन जी भी आई हुई हैं। मैं पहचान नहीं पा रहा जेंड कैसे कहीं से, और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, गुजरात तक से। तो एक छोटी सी बात के लिए, बहुत बड़ी बात नहीं समझता मैं उसको, बट्स एक्ट जो है कि वो बहुत बड़ी बात हो, चूंकि वो हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, कानून बन गया है, उसके रूल्स नोटिफाइड हो गए हैं। वो एक छोटी सी पैंच फंसा हुआ है जिसको हम चाहते हैं कि वो पैंच निकल जाए और इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर दिया जाए पूरे देश में, इम्प्लीमेंटेशन। तो जितने भी लोग आज परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, कोई सेबी में धक्के खा रहा है, कोई किसी हाई कोर्ट में लड़ रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ रहा है, कोई कंज्यूमर कोर्ट में लड़ रहा है, कोई रेरा में लड़ रहा है, कोई इंसॉल्वेंसी एक्ट में कंपनी का जो एनसीएलटी होता है वहाँ लड़ रहा है, या और दूसरी जगह भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जहाँ पर लोग धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत की जमा पूंजी उनको वापस नहीं मिल रही है। अगर ये एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित हो जाए, बट्स एक्ट 2019 की, तो आपको किसी को कहीं भी धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इतना बढ़िया एक्ट है, बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बना है। 2015 में मोदी सरकार ही इसको पहली बार लाई थी पार्लियामेंट में, लेकिन लोकसभा में पारित तो हो गया था और राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सका, तो इसलिए वो बार बार जो है स्टैंडिंग कमेटी को भेजते रहे, कभी कहीं, और वो लटकता रहा। 2015 में जब इस बिल को लाए थे तब तो नाम भी इसका जमाकर्ता के हितों की सुरक्षा अधिनियम था, लेकिन बाद में जब ये पास हुआ, कानून का रूप बना, तो इसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, द पेनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे बट्स एक्ट भी संक्षिप्त नाम है, छोटे में बोल देते हैं। इस एक्ट में दोस्तों 3-4 मोटी मोटी चीजें हैं, उनको समझ लें तमाम लोग। पहला काम है, जो लोग गैर कानूनी रूप से जमा योजनाएं चलाते हैं उन पर प्रतिबंध लगा देना। इस कानून का गैर कानूनी जमा योजनाएं जो कहीं कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, कहीं से मान्यता प्राप्त नहीं होती, लेकिन वो आपसे जमा योजनाओं के नाम पर पैसा लेती हैं, कहीं फ्लैट देने के नाम पर, प्लॉट देने के नाम पर, या जो है आपको जीवन बीमा के नाम पर, या कोई रोजगार देने के नाम पर, या कोई मुर्गी पालन या मछली पालन, या इस तरह की जो कंपनियां होती हैं उनको, उन तमाम गैर कानूनी जमा योजनाओं को प्रतिबंधित करना इस कानून का पहला काम। दूसरा काम, जो कानूनी भी है, जैसे सहारा इंडिया हुआ, पल्स हुआ, ये कानूनी थे, लेकिन इन्होंने डिफॉल्ट किया, लोगों का पैसा वापस नहीं किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी प्रोविजन इस एक्ट में है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। जो सहारा इंडिया जैसे, पल्स जैसे, समृद्धा जीवन जैसे, आदर्श क्रेडिट जैसे, या और जो बहुत सारे हैं, कल्पतरु, कर्म भूमि वगैरह, उस तरह के लोगों पर भी ये कानून प्रतिबंध लगाता है जो डिफॉल्ट करते हैं, मतलब। और तीसरा काम इसका जो सबसे बेहतरीन वाला जो प्रोविजन है धारा 7 में इसकी में, वो है आपके पुनर्भुगतान की व्यवस्था, कि जिस भी व्यक्ति ने किसी भी कंपनी या सोसाइटी में या फर्म में कोई पैसा जमा किया है किसी भी नाम पर, चाहे वो प्लॉट के नाम पर, फ्लैट के नाम पर, रोजगार के नाम पर, या सेविंग के नाम पर, एफडी के नाम पर, या किसी और उस पर, उसका पैसा वो डूबना नहीं चाहिए। कंपनी मरे तो मर जाए, भागे तो भाग जाए, लेकिन उस व्यक्ति की जमा राशि उसे सरकार वापस करे। और सरकार भी कौन सी? जो आपके जिले में बैठी है, जो आपके सबसे नजदीक है, आपका डीएम है या डीसी है या एसडीएम है या एडीएम है या डिविजनल कमिश्नर है, वो सक्षम अधिकारी बनाया जाए इस कानून की धारा 7 के तहत, वो इस पे प्रोसीडिंग करे, एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाए, सेशन कोर्ट, वो दोनों मिलके पुलिस के सहयोग से, तीनों की एक एसआईटी हो, और आपका पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करके आपको वापस दिया जाए। इस एक्ट का सबसे जो बेहतरीन प्रावधान ये था, जिसको लेकर के हम ज्यादा
उम्मीदों से भरे हुए थे, ज्यादा लड़ाई लड़ी कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो देश के करोड़ों नागरिक इधर उधर धक्के खा रहे हैं, रोज मर रहे हैं, बहुत सारे लोग कितने ही बेघर हो गए हैं, उन सबका भला हो जाएगा, उनका पैसा मिल जाएगा, उनका घर द्वार नहीं छूटेगा, जीवन बचा रहेगा। इसलिए इसके लिए इतना संघर्ष हमने, हमारे साथियों ने और तमाम साथियों ने इसके लिए किया और सौभाग्य से ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन बहुत सारी 29 राज्य सरकारों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख करके दिया है कि हमने अपने यहाँ इसके लिए अलग से रूल्स नोटिफाइड कर दिए और हमने सक्षम प्राधिकरण बना दिए हैं, स्पेशल कोर्ट बना दिए हैं, लोग आवेदन करें, पैसे हम देंगे लोगों के। लेकिन वास्तविकता यह, सच्चाई ये है कि केवल झारखंड में एक धनबाद डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं बर्ड्स एक्ट के तहत। दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, दिल्ली में किए जा रहे हैं 11 में। लेकिन जो दिल्ली में सक्षम अधिकारी हैं उनको स्वयं नहीं पता कि उनको करना क्या है, ये स्थिति है। पंजाब में एक आध जगह, रोपड़ में शायद और एक डिस्ट्रिक्ट और है, 2 डिस्ट्रिक्टों में दावे एक्सेप्ट होने स्वीकार हुए हैं, इस तरह से मिला के मतलब, और राजस्थान। लेकिन राजस्थान में डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को इसमें जो है सक्षम प्राधिकारी बना दिया गया है। वो बहुत छोटा सा आदमी होता है, बहुत छोटा अधिकारी होता है डिप्टी रजिस्ट्रार। तो इस कानून में तो ये प्रोविजन है कि इसमें कम से कम डीएम लेवल का आदमी जो है सक्षम प्राधिकारी अपॉइंट किया जाए, जिसके अंडर में पुलिस भी काम करती है, जिले की तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम करती है, कि वो आदेश करे तो उसके आदेश को मानने के लिए कंपनी भी और राज्य की जो भी एजेंसीज हैं वो भी बाउंड हों उस आदेश को माने। अगर छोटे आदमी को सक्षम प्राधिकारी बना दिया जाएगा, छोटे अधिकारी को, तो उसकी बात को कोई मानेगा नहीं। तो ये इस तरह की कुछ कुछ कमियां हैं दोस्तों इस एक्ट में, जो अभी दूर करानी है हमें, उसके लिए लड़ाई लड़नी है। और ये कोई बहुत लंबी लड़ाई अब शेष नहीं रही है, ये हो जाएगा। कुछ साथी हमारे कहते हैं साहब बर्ड्स एक्ट में एजेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रोविजन है। मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा इतिहास जान लें आप कि 1934 में आरबीआई एक्ट बना हमारे यहाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कानून जो है, उसके तहत तमाम बैंकों को लाइसेंस दिए जाते हैं, क्योंकि बैंकों का ही तो काम है पैसा लेना देना करना, बाकी का तो नहीं है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी, उन्होंने भी यही काम धंधे शुरू कर दिए। फिर चिट फंड कंपनी बनने लगी दुनिया भर की, तो चिट फंड बैनिंग एक्ट आया 1978 में, सेबी एक्ट आया 92 में। इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए कि आपका जो पैसा जमा हो वो डूबे ना, उसके लिए कानून बने। लेकिन वो सारे कानून विफल हो गए, धराशायी हो गए। किसी भी, चाहे सेबी वाले हों, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हों, रजिस्ट्रार जिसको बोल देते हैं, एनसीएस क्या बोलते हैं उसको, सीआरसी को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सीआरसी में कंप्लेंट फाइल करनी है। लेकिन वो सीआरसी भी बिना मतलब दांत का, बिना अधिकार का डिपार्टमेंट है, उसको भी कोई ऐसे अधिकार नहीं है कि वो आपका पैसा वापस करवा सके। उदाहरण आप लोग देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सारा इंडिया के मामले में आया, कमल साहब ने बताया, बाकी साथियों ने भी बताया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ताकत नहीं हमारे देश में कोई भी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट भी के आदेश भी रद्दी की टोकरी। हाँ, मोबाइल तो सही हुआ है, लेकिन मैं क्या है एक मीटिंग में दिल्ली हूँ, दिल्ली में गया मामले में है, साईं प्रसाद के और एक कंपनियों के आदर्श के मामले में हाईकोर्ट का है, सहारा का हाईकोर्ट के, तो मैं समझता हूं मंगलवार को हाईकोर्ट ऐसा नहीं होगा जिसने आप लोगों के भुगतान के लिए अरे मैं नहीं हो पाएगा, शायद मना भी नहीं कर सकता। भैया करता हूँ मैं, बुधवार को तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। आप जाओगे जब भी सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के, हमारा पैसा ही बाकी, तो उसने कहना ही है कि भाई दे दो पैसा, इसका ये आदेश आना ही। लेकिन उस आदेश को क्रियान्वित कौन करेगा, उसका पालन कैसे होगा, इस तरफ ना कोई कार्यक्रम में शामिल बहुत लोग आए हैं। व्हाट्सएप बुधवार को बनाया गया, वो गया सोमवार हो गया। पीछे तक नहीं यार, क्या हो गया? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुधवार को आता हूँ, करवा लेना है ना। अरे मुनीम, हाँ हाँ सही है, मैं बुधवार को आके भेजता हूँ ना। रुक जाओ, बन जाने दो, तब अब काम होगा। नहीं 20 से भी नहीं कवर हो पाएगा, बन जाने दो 2 मिनट। कहाँ गया मुनीम? हमारे पास हमारी सरकार के पास या देश में किसी राज्य सरकार के पास आपके पैसे
माइक ठीक करो भैया यहाँ पे कौन है इलेक्ट्रिक लेकिन इस एक्ट में ये व्यवस्थाएं की गई हैं सारी, इसलिए किसी भी साथी को ये तनाव नहीं लेना चाहिए। जो हमारे एजेंट साथी हैं, एडवाइजर साथी हैं, वो उनको कुछ लोग ये गुमराह करते हैं कि यार अगर ये एक्ट अप्लाई हो गया तो वो ठग तो बच जाएंगे। डायरेक्टर जैसे मुकेश मोदी है या राहुल मोदी है या संजय भाटी है या सुब्रत राय है या मंगू है या वो मुकेवार है या मनोज चांद है या वो राधा माधव वाला नितेश अग्रवाल है या वो कलपतरू वाला जो मर गया है, क्या नाम है, खंगाना है। लोग ये बहकाते हैं कि उस तरह के लोग बच जाएंगे और जो एजेंट है बीच में जो काम कर रहा है वो फंस जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। बचेंगे वही लोग इसमें जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, जो प्रमोटर हैं, शेयर होल्डर हैं या जो मैनेजर से ऊपर की रैंक पर पोस्टेड है कंपनी में, वो लोग फंसेंगे। एजेंट कहीं नहीं फंसता है। एक कंडीशन ऐसी है एजेंट के फंसने की कि अगर एजेंट हजारों या सैकड़ों लोगों का पैसा किसी कंपनी में फंसवाकर अपने घर में चुप बैठ जाता है या किसी और फर्जी कंपनी में काम करने लगता है, ऐसी स्थिति में अगर कोई जमा करता है उस एजेंट को पार्टी बना के FIR कर देता है तो उस एजेंट के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। यदि एजेंट कंपनी के खिलाफ खड़ा है, जमाकर्ता के पक्ष में खड़ा है, प्रॉपर कानूनी कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं भी एजेंट के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई बट्स एक्ट के तहत नहीं। और एक और बात, बट्स एक्ट के अलावा भी IPC में भी तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रखे होंगे चीटिंग के, ठगी के मामले में हुए होंगे ना। कई लोग ऐसे भी होंगे जेल यात्रा भी करके आए होंगे। तो अगर बट्स एक्ट को अब आया है, अभी ठीक से लागू भी नहीं हुआ है, कहीं कहीं इक्का दुक्का FIR है, कहीं कहीं इक्का दुक्का अथॉरिटी है, तो ये जो लोग डराते हैं आप लोगों को, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ ये भ्रम है, एक झूठ फैलाया जाता है। कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए राजनीति करनी होती है, स्वयं को कहीं ना कहीं स्थापित करना होता है या कुछ कोई इस तरह की लालसा, प्रलोभन, भय या दबाव लोगों के पीछे होता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम ना तो किसी से डरते हैं, ना किसी से लालच में रहते हैं, ना कोई हमें दबा सकता है सिवाय परमात्मा के। कोई आदमी सोचे कि मैं राजनीति में हूँ, मैं गुंडा हूँ, माफिया हूँ, ठग हूँ या बहुत बड़ा आदमी हूँ, वो दबा लेगा तो वो संभव नहीं है किसी के लिए। आपने देखा होगा हमारे विरोधी नेताओं का नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन रात को भी एक वीडियो वायरल कर रहे थे, साहब हमें जान से मारने आ गए सुब्रत राय के हाथ। अरे भाई आप इतने बड़े होटल में ठहर रहे हो, कौन मार जाएगा आपको? हम यहाँ रोज अकेले बैठते हैं, 10 गाली रोज देते हैं सुब्रत राय। कभी निर्मल सिंह भगत को, कभी उसको, हमें तो कोई नहीं मारने आता। और आ भी जाए तो इससे बढ़िया मौका क्या होगा मरने का साहब? बहुत बढ़िया, मरना तो सबने है ना साहब, लेकिन इससे बढ़िया अवसर किसी आदमी की जिंदगी में आ सकता है कि कोई लड़ते लड़ते इतने सारे लोग शहीद हो जाए, आदमी मार जाए या सरकारी मार दे। ऐसे लोग आप लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। लड़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही है, जैसा कि आदरणीय महेंद्रपाल जी ने बताया कि अगर नहीं होता है समाधान, वैसे तो उम्मीद ये है कि 2 महीने के अंदर अंदर देश के तमाम राज्यों में बट्स एक्ट की अथॉरिटीज़ का गठन हो जाएगा, FIR लॉन्च होने लगेंगी और जो आपके दावे हैं, क्लेम के भुगतान के दावे हैं, वो सब आपके फाइल होने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों की FIR में लोकल एक्ट भी है, जिनकी FIR, जैसे कि मैं साईं प्रसाद की FIR देख रहा था, उसमें जो महाराष्ट्र का लोकल एक्ट है MDIP, उसमें हुई है। इसी तरह से बहुत सारी छत्तीसगढ़ की है, बहुत सारी मध्य प्रदेश की, तो लोकल एक्ट में भी FIR हुई है या चिटफंड पेंडिंग एक्ट में FIR है, या इसी में जो है दूसरा एक एक्ट होता है 1982 का, वो भी लगा हुआ है। तो वो तमाम FIR बट्स एक्ट की ही FIR मानी जाएंगी और उन FIR के साथ भी आप अपने दावे भुगतान के बट्स एक्ट के तहत कर सकते हैं। अगर नहीं है कहीं 420 में IPC के सेक्शन FIR है तो उसमें हम एडिशनल FIR डलवा करके बट्स एक्ट की धाराएँ लगवाएंगे पूरे देश भर में जहाँ भी हो। सब अपना आवेदन फाइल करेंगे। कोई साथी ये सोचे कि मैं बिना आवेदन के अपना पैसा वापस पालूँ किसी एजेंट के माध्यम से, किसी एडवाइजर के माध्यम से, किसी मैनेजर के माध्यम से या किसी लीडर के माध्यम से, दोस्तों ये कभी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना आवेदन फाइल करना पड़ेगा, जो जमा करता है या एजेंट है या निवेशक है, जो भी।
तभी उसका पैसा उसको वापस मिलेगा। ये आप सेबी वाले पल्स वाले मैटर से भी देख सकते हो, सबको इंडिविजुअल करना पड़ा है ना, सब सेबी में दावा अपना क्लेम का उन्हीं को मिल रहा है जिन्होंने इंडिविजुअल किया है। ये नहीं है कि रामदेव साहब के साथ 1000 की टीम थी तो अकेले रामदेव साहब करते तो इनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिसका पैसा है उसी को मिलना है। इसलिए तमाम लोग अपनी प्रॉपर्टी विधिवत रूप से कानूनी कार्रवाई करेंगे और हमें भी बताएंगे, हम उस पर निगरानी करेंगे। तमाम सरकार की जितनी भी एजेंसी हैं उन पर प्रेशराइज करेंगे कि वो इस कानून को ठीक से फॉलो करें। अगर नहीं होता है 2 महीने के अंदर अगर सरकार कहीं भी हीराबाजी करती है, बर्ड्स एक्ट की पालना सुनिश्चित नहीं की जाती तो 2 महीने बाद, जैसा कि आदरणीय महेंद्रपाल सिंह दानगढ़ जी ने बताया, 2 महीने बाद एक बड़ा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आंदोलन यहीं से शुरू होगा। पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और जेल भरेंगे। जैसा कि गौतम साहब ने कहा था हमारे ने कि जी मैं जाऊंगा जेल या दानगढ़ जी जाएंगे, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, शायद आवेश में बोल गए होंगे। केवल दानगढ़ साहब के से या गौतम जी के या मेरे जेल जाने से काम नहीं बनेगा। इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, जेल भरो सत्याग्रही इतने होने चाहिए कि इनकी तमाम जेलें छूटी पड़ जाएं। फिर एक दिन में आप जीत जाओगे पूरी लड़ाई को। अगर इतनी ताकत आप जुटा लेते हैं कि इनकी जेलें छूटी पड़ जाएं, इतने जेल भरो सत्याग्रही पैदा आप कर लें, तो एक दिन का काम है ये। मैं तो हमेशा पहले भी कहता रहा हूं। तैयार हैं सब? ठीक है, इतने लोग प्रयास करेंगे तो 2 महीने में हम 10,000 लोग तो कर ही लेंगे। 10,000 से ज्यादा लोगों की क्षमता वाली कोई जेल दिल्ली में तो है नहीं, कहीं किसी स्टेट में हो तो पता नहीं चल। हाँ, तिहाड़ जेल की क्षमता भी 9,000 लोगों की है। 9,000 लोगों में ओवरफ्लो होने लगती है वो, पहले से ही उसमें बहुत सारे हैं तो आपको ही तो अकेले रखेंगे नहीं। हाँ, तो इतनी ताकत जुटाई है। और जेल का जीवन कोई बुरा नहीं होता, वैसे भी जेल सी में ही है आप और हम सब। पता नहीं कब जमा करता आके लठ लेके पड़ जाए पीछे ला पैसे दे, घर से बेघर से हो रखे हैं। जेल में कम से कम दोनों टाइम बढ़िया रोटी मिलेगी, नाश्ता मिलता है, चाय मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, घोड़ों को जो खिलाते हैं चने भी मिलते हैं, बढ़िया मिलता है सब कुछ। मैं तो कई बार जेल यात्रा की है मैंने, मतलब आधी सी जवानी मैंने जेल में ही गुजारी है जी। ना खून मिले तो ना मिले, खून मिले, पेट भर के मिले, हमसे तो खाया भी ना जाए, हम तो बताओ सही। घरों से भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और फिर जब इतने लोग हो गए तो उस जेल में नहीं हो गए ना आप सब, फिर आपके लिए अस्थाई जेल किसी स्टेडियम में या पार्क में बनानी पड़ेगी और वहाँ आपके लिए तो बाकायदा सब कुछ चेक वेक होकर के आएगा, बढ़िया खाना आएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? वैसे उम्मीद यही है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये सारे काम हो जाएंगे। कोई साथी बिल्कुल भी निराशा का भाव अपने मन में लेकर के नहीं जाएगा कि हम जंतर मंतर पे आए थे तो हमें कोई लाभ हुआ या हानि हुई। हानि नहीं है, इतने सारे लोग आप आए हैं आज, पहली बार मैं समझता हूँ वीर जी, इतनी सारी कंपनियों के लोग एक मंच पर एकत्र हुए हैं। आपकी रिपोर्ट बढ़िया वाली रिपोर्ट जाएगी। अभी एसीपी साहब से बात हो रही थी, बता रहे थे साहब बड़ा काम कर दिया आपने, इतने सारे लोग जो है एक मंच पर ले आए और हम रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं अच्छी सी। आपका काम हो जाएगा, जायज लड़ाई है, कोई ऐसी भी बात नहीं है कि हम कह रहे हो तू काले कृषि कानून वापस ले ले भाई। हम तो कह रहे हैं जो तूने बना रखा है उसी को इम्प्लीमेंट कर दे। और वो कृषि कानून तो लाए ऐसे थे कि वो सारे सांसदों का समर्थन नहीं था, लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री इतिहास में बहुत लंबे साल के बाद ये ऐसा एक्ट था जिस पर तमाम सांसद एकजुट थे, सर्वसम्मति से जो कानून बना था, बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ था। ये बर्ड्स एक्ट जो है तो बड़ी न्यायपूर्ण मांग है आपकी, ये माननी पड़ेगी। परमात्मा बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं, जो इस मांग की अनसुनी करेगा ज़्यादा लंबे समय तक, मैं समझता हूँ चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, नेता हो और जो उसका सर्वनाश सुनिश्चित परमात्मा खुद कर देता है, जो आदमी सत्य और न्याय की मांग को अनसुनी करता है। इसलिए किसी साथी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, घबराएंगे नहीं, सबका पैसा वापस मिलेगा, बशर्ते आप सब लोग अपनी अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई में कोई हिलावाली नहीं करेंगे। और 2 महीने बाद जैसा कि प्रोग्राम देंगे, हम सब लोग बैठेंगे, आपस में एक डेट तय करेंगे और आपको आगे की सूचना दी जाएगी। वैसे तो भोजन की भी बात करनी थी वीर जी तमाम लोगों के साथ, लेकिन कुछ साथियों ने हमारे ने कहा कि साहब अगर भोजन की बात कर लेंगे तो सब लोग चले जाएंगे भोजन के लिए। बहुत लोग साथी भूखे भी होंगे, तो जो भूखे साथी हैं उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, थोड़ी देर बाद
कर लेंगे उसको, क्योंकि कुंदन साहब अभी हमारे जबलपुर से आए हुए साथी हैं, सहारा इंडिया के नेता हैं और 200 साथियों के साथ आए हुए हैं, वो भी बोलेंगे। एक रेनू मैडम हैं, वो बोलेंगी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से। और भी कोई साथी रह गए होंगे, महाराष्ट्र से वर्षा जी आई हुई थी, राधा माधव से हमारी मीना नंदेश्वर जी आई हुई थी, उत्तराखंड से हमारे साहब आए हुए हैं, बहुत साथी हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2-2 मिनट तमाम लोग अपनी अपनी बात कहेंगे।